हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिमिटेड क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं प्रकृति में कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में। इससे पहले जो है हम अपना जो है सतत विकास और पर्यावरण की अवधारणा को पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ये बेसिकली जो है यूपी पुलिस के लिए आपका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जो है नोट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को पढ़ना। टॉपिक है हमारा प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। ओके, पर्यावरण में विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। देखिए, हम जानते हैं कि जो पर्यावरण है हमारा वो किससे मिलकर बना है? जैविक और अजैविक घटकों से। ओके, जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से। इन दोनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो एक चक्र के माध्यम से होती है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है वो एक चक्र के माध्यम से होती है। जैसे कि कार्बन चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। कार्बन चक्र में क्या है, हमें क्या करना है इसमें? कार्बन चक्र, इसमें हमें CO2 को पहुंचाना है। ओके, वायुमंडल में CO2 को पहुंचाना है। तो कैसे कैसे पहुंचती है वो इसमें बताया गया है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, पहला। दूसरा, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, यानी कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में या पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसमें, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से। फोर्थ, जीवाश्म ईंधनों के दहन से। इसमें हमें 4 पॉइंट बताए गए हैं कि कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो वायुमंडल में कैसे पहुंचती है। तो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। समझ सकते हैं आप, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। ओके, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट एवं हीरा में पाया जाता है। कार्बन मूल रूप से किस में देखने को मिलेगा? ग्रेफाइट एवं हीरा में। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी तक तो ये कार्बन चक्र पड़ा, अब जल चक्र में किसकी इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो सौर विकिरण का, यानी कि सूर्य के प्रकाश का इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका जल चक्र में। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, यानी कि चलाता है। जल का बाष्पीकरण करता है। समुद्र का जल हो गया, पृथ्वी का जल हो गया, जब धूप तेज पड़ेगी तो उसका बाष्पीकरण हो जाएगा और वाष्प बन के वो वायुमंडल में पहुंच जाएगा। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, जैसे कि बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी, ये सब क्या है, वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाते हैं। यानी कि जब वायुमंडल में नमी बढ़ेगी तो इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण हो जाता है, यानी कि जो बर्फ होती है वो ठोस होती है और जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है तो क्या होता है, वो पिघल जाती है और द्रव में बदल जाती है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ओके, जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका जल चक्र का यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। ये सूर्य है, इसका प्रकाश पृथ्वी पर आया, यहाँ से जल का बाष्पीकरण हुआ, बादल बने, वर्षा हुई। ओके, वर्षा से फिर जो है फिर से बाष्पीकरण होगा। तो ये जो है प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। किसके लिए आवश्यक है? तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोम द्वारा भी जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रूप प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती। अगर मूल रूप जो है पौधों का नष्ट हो जाएगा तो पौधा नहीं बढ़ेगा, जड़ जैसे कहते हैं हम इसको। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मूल रूप मृदा में उपस्थित मृदा विलयन सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रूमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रूम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है, यानी कि जो शैल होती है मूल रूम की वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसके साथ इनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रूम जो है मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रूम की कोशिका भित्ति पारगम्य कला यानी कि प्रीएम्बल मेंबर्स की तरह कार्य करती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरक का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रूम द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राय भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती करते हैं। इसके प्रश्न पोषण के बारे में अभी तक हमने कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में पढ़ लिया है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं जो हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं जोड़ता है, ठीक है। श्वसन हाँ जोड़ता है। जैव पदार्थों का अपचय ये भी जोड़ता है। ज्वालामुखी क्रियाएं ये भी जोड़ता है। तो 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ये नहीं बढ़ पे आपको बहुत फोकस करना है। श्वसन बढ़ाता है तो ये हटा दो। ओके, प्रकाश संश्लेषण अभी देखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में? आंसर हो जाएगा इसका सी, जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर? जी नहीं। वायुमंडल में नमी पर? हाँ। जल चक्र पर? नहीं। तापक्रम पर? नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि ऑप्शन 1, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, गलत। ऑप्शन बी, अधिकांश मूलरूम नई मिट्टी के अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, जी नहीं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरूम नष्ट हो जाते हैं, हाँ, ये हमने अभी पढ़ा था। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो ये अभी हमने कार्बन चक्र और जल चक्र के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। आप विश्वास बनाए रखिए, क्वेश्चन आपके जो है एनवायरनमेंट के यहाँ से बच के कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। थैंक यू।